गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 3। ऊपर दिया हुआ है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ, ठीक है। अब उसकी जगह क्या आ गया? गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया। तो कैसे हुआ वो इसके माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है तो जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वैसे चलेगी, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ की इंग्लिश पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। पहली लाइन की हिंदी है, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यानी आने वाले वर्षों में फ्रांस की जो सिचुएशन स्थिति थी वैसी की वैसी क्या है, बनी रही, ठीक है। तनाव भरी, ठीक है। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, साइन कर दिए थे उसने। लुई 16वां ने क्या कर दिया? साइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर साइन कर दिए। और फिर क्या है, परंतु पर्सा के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी, लेकिन वो एंटर्ड द इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। यानी कहने का मतलब है कि पर्शिया के किंग के साथ क्या है, राजा के साथ वह नेगोशिएशन यानी वार्तालाप, ठीक है, खरीद फरोख्त। यानी कहने का मतलब है कि सीक्रेट गुप्त तरीके से और बात चल रही थी, संधि की तरह या कुछ और, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सा है कि दो घोड़े पे सवार होके चल रहा था ये। फिर आगे देखते हैं, पर्शिया के राजा के साथ ये गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। यानी फ्रांस के साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों घटित हुआ, इसके चलते क्या है, फ्रांस के अन्य जो आसपास रूलर थे, शासक थे, वो भी क्या है, परेशान होने लग गए, चिंतित होने लग गए। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। अब इन घटनाओं को आगे क्रियान्वित करने के लिए, ऐसी घटना आगे ना बढ़े, इसलिए क्या है, 1789 में की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अनेक शासकों ने अपने अपने राज्य में क्या है, सेना भेजनी स्टार्ट कर दी, योजना बनाने स्टार्ट कर दी साथ में। लेकिन जब तक इन योजनाओं पर अमल होता, यानी कितना मतलब कुड हैपन, यानी ये जब इन पर नियंत्रण होता या ऐसा घटित होने की कोशिश होता या योजनाओं को क्रियान्वित होने देते, तब क्या है, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब नेशनल असेंबली, ठीक है, ने वोटेड 1792 में डिक्लेयर द अगेंस्ट द पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, इन दोनों के खिलाफ क्या है, घोषणा कर दी, ठीक है, कि हम युद्ध करेंगे, प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर देखते हैं, प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अब वॉर होगा तो जो प्रोविंसेस, जो प्रांतीय क्षेत्र थे, उनमें आर्मी में भर्ती होने के लिए वॉलंटियर्स आने लग गए हजारों। यानी युद्ध लड़ना अब देश का आह्वान हो गया, तो सारे इकट्ठे होने लग गए, भर्ती होने लग गए उसमें। फिर उसके बाद देखते हैं, उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने क्या है, इस युद्ध को क्या है, जनता, ठीक है, राजाओं और जो अरिस्टोक्रेसीज है, रईसी लोग या फिर कुलीन वर्ग, राजा और कुलीन वर्गों के अगेंस्ट जनता वर्सेस, ठीक है, राजा और कुलीन वर्सेस जनता, जो कि फ्रांस की जनता थी, उसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा जाना था। कहना मतलब सीधी सी बात है कि अमीर और गरीब के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। फिर देखते हैं, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि
रोजेट द लायन द्वारा रचित मार्सिले, ठीक है, उनमें क्या है, पेट्रोइक सॉन्ग दे सेंग वर द मार्सिलीज। अब लोगों के द्वारा क्या है, देशभक्ति सॉन्ग है मार्सिलीज गाया जा रहा था, जो कि कंपोज किसके द्वारा किया गया था, वो गया पोइट रोजेट डी स्ले के द्वारा, ठीक है, दी लाइले स्ले के द्वारा क्या है ये गाया कंपोज रचना की गई थी। वो सॉन्ग क्या मार्सिलीज, वो फ्रांस की जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा गाया जाने लग गया था, लोग जिससे एकजुट होने लग गए, ठीक है। यह गीत पहली बार क्या है, मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया। अब बड़ी सी लोगों ने क्या है कूच करते हुए फर्स्ट टाइम क्या है ये वॉलेंटियर, जो फ्रांस के वॉलेंटियर्स ना, क्रांतिकारी या स्वयंसेवी, जो मार्सिली सॉन्ग है वो गाया गया था। दे मार्च इनटू द पेरिस, यानी पेरिस में घुसते समय, ठीक है, पेरिस की तरफ जाते वक्त जोर जोर से गाया जाने लग गया था मार्सिली सॉन्ग। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान भी बन गया। अब इस बड़ी जनता के द्वारा गाया गया और लोगों को इतना प्रिय लगा, उसको नेशनल एंथम घोषित कर दिया फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कहने मतलब इकोनॉमिक कंडीशन और लॉसेस, जो हानियां थी वो क्या है, उनको बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी क्रांतिकारियों को। फिर उसके बाद देखते हैं, पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पे आ पड़ी। अब जबकि आदमी थे, पुरुष थे, वो फाइट लड़ने के लिए क्या है उनके साथ चले गए युद्ध पर, तो घर में कौन बचे, वुमेन, महिलाएं बची। और उन्होंने क्या है फिर जो घर की जितनी खाने पीने की सामग्री है या जीविका उपार्जन के जो साधन है वो काम किसने उठ लिया, वो महिलाओं ने उठ लिया, यानी घर पर रहकर सारा काम घर पे करने लग गई, ठीक है, कमाने लग गई, अपने परिवार का पालन पोषण करने लग गई, ठीक है, देखभाल करने लगी फैमिली की। और पुरुष थे वो युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे। फिर देखें, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, कि एक बड़े से जनसंख्या के बड़े भाग को ऐसा लगा कि इसको क्या है, इस क्रांति को और अधिक आगे ले जाया जाना चाहिए, ठीक है, या बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। 1791 में बता रहे हैं कि संविधान में जो राजनीतिक जो राइट्स थे वो सिर्फ रिचर सेक्शन, जो भाग के सोसाइटी के लोग थे ना, अमीर वर्ग के लोग थे, उनको ही सिर्फ ये राइट्स प्राप्त थे, इसलिए और अधिक लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए इन्होंने सोचा। फिर देखते हैं, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। अब पॉलिटिकल जितने भी क्लब थे, राजनीतिक क्लब, संघ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट रैलियाँ निकलने लग गई, लोग बैठकर वहाँ पर बातें करते थे, कामना करते थे किस प्रकार की पॉलिसी सरकार को चलाना चाहिए, कौन से प्लान लागू करने चाहिए, ठीक है, हमारे द्वारा क्या एक्शन किए जाने चाहिए, तो सारे सोच रहे थे और विचार विमर्श कर रहे थे, ठीक है, वार्तालाप आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसी प्लानिंग भी कर रहे थे। इनमें से जैकोबिन क्लब का सबसे सफल था, यानी जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था वो जैकोबिन क्लब था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से पड़ा, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो पेरिस के है ना उनके, कहने मतलब जैकोबिन क्लब है सबसे सफल था, जिसका नाम क्या है, पेरिस के भूतपूर्व, ठीक है, पेरिस के भूतपूर्व
फॉर्मर भूतपूर्व होता है, कॉन्वेंट सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। अब यहाँ पर देखते हैं, इस पूरी अवधि में महिलाओं भी सक्रिय थी, यानी कहने मतलब इस पूरी गतिविधियों में, एक्टिविटी कार्यों में क्या है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे अलग से, ठीक है, फॉर्म देयर ओवन क्लब्स, अपने स्वयं के क्लब भी बना लिए थे। फिर आगे देखते हैं, इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में भी जान सकेंगे, क्या डिमांड थी, क्या एक्टिविटी थी, ठीक, क्यों भाग ले रही थी, क्या बताना चाह रही थी, तो वो आप पढ़ेंगे आगे। फिर देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, इसमें जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी कहने मतलब है कि जैकोबिन के जो मेंबर थे वो मुख्य रूप से जो कम अमीर थे, समृद्ध लोग थे समाज के, वो लोग आते थे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, खाली बैठे थे, खाली बैठे इससे अच्छा ज्वाइन करें क्लब को, कुछ सीखने को मिलेगा और इससे क्या है, हम अपना कुछ ना कुछ सहयोग दे पाएंगे राष्ट्र में, ठीक है, ये सोचकर भाग ले रहे थे। आगे देखते हैं, इनमें से ज्यादातर क्या थे, छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे सारे। कहने मतलब इसमें इंक्लूड जो शामिल थे, छोटे दुकान वाले, कारीगर, शूज मेकर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक, ठीक है, पेस्ट्री बनाने वाले, और घड़ी साज, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर, ठीक है, छपाई वाले, सारे सर्वेंट, नौकर, डेली जो वर्कर दिहाड़ी करने वाले हैं, सारे इसमें जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गए थे। फिर आगे देखें, उनका नेता मैक्समिलियन था। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपियर। क्या है, उनका नेता कौन था, उनका संचालन जो हेड करने वाला मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपियर था। उसके बाद देखते हैं, जैकोबिन की एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, यानी कहना मतलब है कि वहां पर एक बड़ा ग्रुप था जैकोबिन क्लब में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या है, एक लंबी स्ट्रिप ट्राउजर, धारी वाला पजामा पहनेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो, लंबी धारीदार पजामा, ठीक है। डिसाइड किया उन्होंने कि हम एक लंबी स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे जो सिमिलर होगा वॉर्न बाय द डॉक वर्कर, जो कि डॉक बोलते हैं बंदरगाह का छोटा हिस्सा होता है जहाँ शिप वगैरह उतर, गोदीवाड़ा कि यहाँ पहने जाता था वर्कर्स के द्वारा, तो वैसे ही ये पहनेंगे। फिर देखते हैं, ऐसा उन्होंने घुटनों तक ऐसा उन्होंने समाज के फैशन फरस्त जो वर्ग था ना, फैशनेबल दिया ना, ऐसा उन्होंने समाज के जो फैशन वर्ग थे, खास तौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस, घुटनों तक पहनने वाले ब्रीचेस होते हैं ना, ये स्पेशली नोबल्स जो शाही लोग होते हैं उनके द्वारा क्या है, वोट नी ब्रीचेस, यानी घुटनों तक पहने जाने वाले जो फैशनेबल होते थे उनके अकॉर्डिंग ये पहनना स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं, इट उन्होंने कहना मतलब खास तौर से घुटने तक पहनने जाने वाले है ना ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग दिखने के लिए, करने के लिए या दिखने के लिए, ठीक है, प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर्स वाइल्ड बाय द वीवर्स ऑफ नी ब्रीचेस, ठीक है, उन्होंने अपने आप को दावा किया कि हम उनके तरफ से क्या अलग दिखेंगे और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन की सत्ता की समाप्ति का
ऐलान का एक तरीका था। साथ में उन्होंने दावा कर दिया कि ये एंड होगा कुलीन वर्गों का, जो कि हम पर जो अत्याचार कर रहे हैं, या जो वो ब्रीचेस पहनते थे उनका भी अंत होगा। ठीक है, हम उनकी तरह पहन रहे हैं, उन पर ये पहनने नहीं देते थे कुलीन वर्ग वाले इनको ऐसे कपड़े। ठीक है, तो उनका भी खात्मा हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसलिए जैकोबिन को सो क्लोथ के नाम से भी जाना गया। अब द जैकोबिन क्लॉज नोन एज द सेंस क्लोथ। ठीक है, शॉन क्लोथ के नाम से भी, क्लोथ्स के नाम से भी जाने लगे। फिर देखते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ था कि बिना घुटने वाले। ठीक है, पहले घुटने दिखते थे, अब बिना घुटने वाले हो गए। ठीक है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, बिना घुटने वाले। अब सॉन्स क्लॉथ पुरुष लोग थे जो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। अब क्या है, जो सेंस क्लॉथ थे वो मेंस थे, वो क्या है एडिशन द रेड कैप, उन्होंने क्या है अपने आप सिर पर क्या है लाल टोपी भी पहनना स्टार्ट कर दिया, जो कि उनका सिंबल था लिबर्टी, यानी लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक था कि आप स्वतंत्र, आप कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद महिलाएं भी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, नॉट अलाउ, अनुमति नहीं थी। ठीक है, सिर्फ पुरुष थे। आगे देखते हैं। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। यानी 1700 गर्मी के दौरान 1792 में जैकोबिन क्लब के जितने भी जो पेरिस वासी थे, उन्होंने क्या है एक योजना बनाई, प्लान बनाया, और उन्होंने एक विशाल जो फूड सप्लाई चल रही थी ना, शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड और हाई प्राइजेस ऑफ फूड, यानी सप्लाई कम हो रही थी और प्राइस हाई थे, तो इसको चलते हुए लोगों में भूखमरी हो गई, लोगों के आम जनता तक खाना पहुंच नहीं रहा था। इसने क्या है उन्होंने क्या कर दिया, हिंसक विद्रोह कर दिया। फिर क्या है 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या है टुलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। अब क्या है टुलेरिए के महल पर क्या है उन्होंने स्टॉर्म यानी धावा बोल दिया या टूट पड़े। फिर क्या है राजा के रक्षकों को मार डाला गया, जो गार्ड थे ना राजा के उनको मार दिया गया, मैसकर कर दिया। और उसके बाद खुद राजा को कई घंटों तक क्या बंधक बनाए रखा, हिमसेल्फ हॉस्टेज फॉर द सेवरल आवर्स, यानी हॉस्टेज यानी बंधक बना के रखा। उसके बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। असेंबली ने क्या किया, इम्प्रिजन कर दो रॉयल फैमिली को, इसको जेल में डाल दिया गया। नए चुनाव कराए गए, ठीक है। फिर क्या इलेक्शन हुए, नए इलेक्शन हुए तो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उसमें उसके पास संपत्ति हो या नहीं हो, वो मत डालने का अधिकार दिया गया। 21 वर्ष का जो भी होगा तो उसको क्या है वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, चाहे उसके पास क्या है संपत्ति हो या ना हो, ठीक है। फिर आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं लास्ट में, द न्यूली क्या ना नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया था, कन्वेंशन, ठीक है। तो नई जो असेंबली निर्वाचित हुई थी उसको क्या कन्वेंशन के नाम से जाना गया। और 21 सितंबर 1792 को उसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, रिपब्लिक घोषित कर दिया। फिर एज यू नो, आप जानते ही हो, जैसा कि आप जानते हो, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख चुनाव जनता करती है। कि जैसा कि आप जानते ही हो, ठीक है, वहां पर सरकार कैसी होगी, जो कि राजा की नहीं किसकी होगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। द हेड ऑफ द
दी गवर्नमेंट, जनता ही वहाँ की क्या होगी, हेड होगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हो, गणतंत्र सरकार का वह रूप जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख चुनाव जनता करती है। ठीक है, और वह वसानुगत राजशाही नहीं होती है। क्या है, यू क्या देख सकते हो कि मोनार्की सिस्टम नहीं होता है, हेरेडिटरी वसानुगत, यानी जैसे कि राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जनता ही चुनाव करेगी फिर कौन बनेगा, नेक्स्ट सरकार किसकी होगी। ठीक है, इसको ही लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वो कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कुछ कंट्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे वो रिपब्लिक बने और कब बने। ठीक है, और कैसे बने। फिर लास्ट में देखते हैं, एक पैराग्राफ और रहेगा इसका। तो लुइस सोलवा ने लुइस सोलवा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह को के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। लुइस सोलवा को क्या कर दिया, ट्रीजन मतलब देशद्रोह या राजद्रोह के रूप में क्या है, कोर्ट ने नेशनल असेंबली ने कोर्ट ने यह सजा सुना दी। ठीक है, मौत की सजा। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ठीक है, कॉनकॉर्ड, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड। ठीक है, पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से क्या उनको फांसी दे दी गई। फिर आगे आता है, जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही असर हुआ, या उसको भी फांसी दे दी गई थी। तो आप इतना ही करिए। थैंक यू।